हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारी टेंस की क्लास थी वो कंप्लीट होगी। अब उन्हीं का ही फॉर्मेशन है ये 12 टेंस। जैसे कि एक बार देखो हमने पढ़े क्या टेंस। और टेंस 3 प्रकार के हैं। देखो, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। देखो, टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब समय, यानी कि प्रेजेंट का समय, पास्ट का और फ्यूचर का समय। यह काल बातें की है। अब देखो, ये तो 3 टेंस हमने पढ़ लिए, इन्हीं का ही फॉर्मेशन है। यानी कि इनमें तो हमने देखो यहाँ पे पढ़ के चले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में। अब इन तीनों में पढ़ के चले, देखो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट हो या फ्यूचर में हो, इस समय में रह के हम अपनी बात को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि व्यक्ति के सामने प्रेजेंट में रह के या पास्ट में रह के या फ्यूचर में रह के हम किस प्रकार से बातों को कहा जा, मतलब किस कितने प्रकार से कहा जा सकता है। टेंस में तो ये पढ़ के चले देखो, यानी कि प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट में, पास्ट में हो तो पास्ट में, फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में, हम इन समय में रह के, तीनों समय में रह के अपनी बात को किस के मतलब कितने प्रकार से कह सके, हम 4 प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि ये पढ़ाई भी था यहाँ पे। एक तो अफर्मेटिवली तरीके से, यानी कि सकारात्मक रूप से। दूसरा, बात को कहने का तरीका है नेगेटिव, यानी कि किसी की नेगेटिव बातें कर रहे हो तो वहाँ पर नेगेटिवली तरीके से भी बात को कहा जा सके। प्रेजेंट में रहकर भी देखो अफर्मेटिव तरीके से बात को कहा जा सके, पास्ट में भी रह के कहा होगा कभी, और फ्यूचर में आगे भी प्रेजेंट वो फ्यूचर में रहकर भी अफर्मेटिव तरीके से बात को कहा जा सकता है। यानी कि प्रत्येक टेंस में रह गए, प्रत्येक समय में रह गए, वर्तमान समय में भी बात को 4 प्रकार से कहा जा सकता है। पहले भी कभी बात को 4 प्रकार से कहा गया होगा और आगे भी बात को 4 प्रकार से कहा जाएगा। या तो देखो अफर्मेटिव तरीके से अपनी बात को रखो किसी के सामने, यानी कि सकारात्मक बातें हो रही वहां पे। या नेगेटिवली तरीके से बात को कहो, यानी कि अपनी बातों को कहने का एक नेगेटिवली तरीका है किसी की भाई निंदा या चुगली कर रहे हो तो वहां पर नेगेटिव बातें हो रही, यानी कि नेगेटिव तरीके से भी बात को कहा जा सकता है, प्रेजेंट में रह के भी, पहले भी कहा होगा और आगे भी। यानी कि नकारात्मक रूप से। ये देखो, एक होता है इंट्रोगेटिव, वो सिंगल सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, ये पढ़ाई थी हमने। यानी कि जब किसी से क्वेश्चन जवाब करना हो तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव के तरीके से कर सके, और उस जवाब का क्वेश्चन हमें यस नो में चाह, मतलब हमारी डिमांड हो यस नो में आंसर दे स्पीकर वहां पे। यानी कि देखो सिंगल इंट्रोगेटिव। और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। देखो एक बार फिर सुनो, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान समय में, भूत यानी कि पीछे जो समय चला गया उसमें, या भविष्य आगे भी, हम अपनी बातों को 4 प्रकार से रख सकते हैं किसी के सामने। नंबर 1, या तो वहां पे सकारात्मक बातें हो रही हो किसी के बारे में तो उसे बोल देते हैं अफर्मेटिवली तरीका, यानी कि अफर्मेटिव बातें चल रही, यानी कि सकारात्मक बातें चल रही। या तो किसी के सामने देखो सकारात्मक तरीके से बातें को रखा जा सके। एक दूसरा तरीका है नेगेटिव, यानी कि किसी के बारे में निंदा चुगली बुराई कर रहे हो तो, या नेगेटिव बात कर रहे हो तो वो नेगेटिव तरीका होगा। ये हमने देखो पीछे बता भी दिया, एफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। एक हो सिंगल इंट्रोगेटिव तरीका। अच्छा, इंट्रोगेटिव हो क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब हो हम किसी से क्वेश्चन करना चाह रहे हो। अगर देखो किसी से क्वेश्चन करना चाह रहे और हम उसका जवाब चाह रहे हो यस नो में, ओनली जो लिसनर है वो जवाब हमें दे बस यस नो में, तो वो तरीका था हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का।
और जो किसी से फोर्सफुली कुछ स्पोकन में ही जवाब चाह रहे हो, यानी कि हमें दो जो लिसनर है उससे स्पोकन में ही कुछ ना कुछ जवाब चाहिए, तो था डबल इंटरोगेटिव का तरीका। यानी कि हम अपनी बातों को किसी भी समय में रहकर, वर्तमान समय में हो या भूत में या आगे भविष्य समय में, किसी भी बात को कहने का या किसी के सामने बातें को रखने के चार तरीके हो। तो देखो ये तो हमने पढ़ लिया, यानी कि टेंस तो पढ़ लिया तीन प्रकार के। यानी कि प्रेजेंट में रह के भी बातों को तीनों प्रकार से रखे जा सके, यानी कि अफर्मेटिवली तरीके से, नेगेटिवली, या सिंगल इंटरोगेटिव हो, किसी से कुछ क्वेश्चन जवाब कर रहे हो, यस नो में हमें आंसर चाह रहा हो, या फिर वहाँ पे फोर्सफुली लिसनर से हम कुछ बुलवाना ही चाह रहे हो, भाई कि नहीं ऐसे नहीं, यस नो में नहीं, इसका हमें क्वेश्चन का जवाब यानी कि बोल के ही दे, कुछ ना कुछ रीजन बता के दे। तो देखो अब इनके बाद आएंगे 12 टेंस जो आज पढ़ाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो होता है देखो इन टेंस का ही फॉर्मेशन। देखो मैं क्या बोलूंगा, ये वाली लाइन एक बार सुनो। मैं यहाँ पे कह रहा किसी भी काम को, वो किसी भी बात को चार तरीके से बताया जा सकता है। तो यहाँ पे टेंस से देखो, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा था, बस बात को बता रहे थे चार तरीके से। पर जब इन्हीं का ही इस समय में रहेगा, यहाँ पे हम एक्शन होने लगेंगे। देखो टेंस में एक्शन नहीं होते यहाँ पे, यहाँ पे जो है कार्य, कार्य नहीं हो रहे थे यहाँ पे, बस बात को बता रहे थे चार तरीके से, वो ऐसा है या नहीं है। यहाँ पे इन समय में रहकर ही एक्शन होने लगेंगे, तो तभी यहाँ पे 12 टेंस है ना ये, यानी कि टेंस का ही फॉर्मेशन है। इस समय में रहकर यहाँ पे कार्य होने लगेंगे, तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये वाले क्या है सेंटेंस, वहाँ पे पढ़ के चलेंगे टेंस ही। यानी कि यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, बस इफ जा क्या है अंतर, वहाँ पे एक्शन होने लगेंगे, इन समय में रह गए ही। अच्छा प्रेजेंट टेंस के भी यहाँ पे चार टेंस पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट के भी चार हो गए, यानी कि हम प्रेजेंट में रहकर, इस समय में रहकर चार प्रकार से कार्यों को कर सके हैं, यानी कि काम करने के, यानी कि काम करने के चार तरीके होंगे। इस समय में पास्ट में भी रहकर हम काम को चार तरीके से कर सके, और फ्यूचर में भी रहकर यहाँ पे काम को चार तरीके से कर सके। इसीलिए चार, चार आठ और चार 12, ये 12 टेंस बनते हैं वहाँ पे, ये 12, क्योंकि इन समय में रहकर हम वहाँ पे एक्शन को चार तरीके से कर रखे हैं, प्रत्येक समय में रहकर, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो देखो चार इसके बने गए, चार इसके, और चार इसके, जोड़ के देखो 12 टेंस बनेंगे वहाँ पे। अब तुम समझ गए होगे यहाँ पे ओनली समय में टेंस में हम बातों को रख रहे थे भाई, चार प्रकार से बात बताई जा सके। और वहाँ पे जो इनका फॉर्मेशन है 12 टेंस, ये इनमें यहाँ पे इन समय में रहकर ही 12 प्रकार से कार्य को किया जा सके। यानी कि चार प्रकार से प्रेजेंट में रह के, वो बस समय बदल रहा है वहां पर, नहीं चार प्रकार से ही कार्य को किया जा सके, बस समय चेंज हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट में भी चार प्रकार से कार्यों को किया जा सके, पास्ट में भी किया गया होगा और आगे भी चार प्रकार से ही किया जाएगा, इसीलिए 12 टेंस बननी है। ठीक है। तो अब देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब तुम समझ गए होगे। हाँ जो यहाँ पे 12 टेंस पढ़ाए जाएंगे, उनमें भी देखो ये तो काम होगा अफर्मेटिव तरीके से, काम करेंगे हम, सकारात्मक काम करेंगे, या फिर वहां पर नेगेटिव काम करेंगे, नेगेटिवली तरीके से। इनमें भी काम कर रहे होंगे तो सिंगल इंटरोगेटिव, जब क्वेश्चन होगा वहाँ, तो जो कार्य क्या होगा उसमें, सिंगल इंटरोगेटिव का जो तरीका है वो यस नो ही क्वेश्चन होते हैं, पर वहाँ पे जो काम किया जाएगा वो, उसका जवाब, जो काम किया होगा उसका जवाब वो यस नो में दे सकता है। और जो काम वहाँ डबल इंटरोगेटिव यहाँ पे काम होने लगेंगे, जब यहाँ पे ये काम किया होगा, अगर उसका हम फोर्सफुली ही लिसनर से स्पोकन में, यानी कि जवाब मांगना चाह रहे हो भाई, कुछ ना कुछ हमें रीजन के कारण कारण जवाब दे, तो डबल इंटरोगेटिव के तरीके से होगा। बस सिंपल तरीका ये है, यहाँ पे एक्शन नहीं था, यहाँ पे रह के हम चार प्रकार से बातें बता सके और वहाँ पे चार प्रकार से काम को कर सके। इन समय में रह के, इन्हीं का ही फॉर्मेशन हो, इस समय का ही, इस समय में रह के यहाँ पे चार प्रकार से कार्य को कर सके, पास्ट में भी चार प्रकार से रह के किया होगा और फ्यूचर में भी। आओ अब आगे बढ़ो। जैसे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन बोल दो। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो हैबिचुअल एक्शन। अच्छा एक्शन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि मैंने अभी बताया वहां पे जो समय था उसमें रह के ही अब यहाँ पे एक्शन होने लगे। प्रेजेंट में भी
देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी एक्शन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। यानी कि उस ही समय में रहेगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट था तो प्रेजेंट के समय की पहचान हो रही समय की। और इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, और टेंस माने समय। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में रहकर ही हम एक्शन करेंगे यहाँ पे। और जो ये एक्शन होंगे वे होंगे हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। अच्छा देखो, परमानेंट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लें। ये तो किसी कार्य को करने की हैबिट हो, या उसका वो परमानेंट एक्शन हो। या तो हैबिट हो कुछ काम करने की, या परमानेंट एक्शन हो, तब उसे बोल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि वो पढ़ने ही पता लग जाएगा वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। ये तो किसी को किसी कार्य करने की हैबिट हो, या वो उसका परमानेंट काम हो, तो ये होते हैं हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। जैसे मैं खाना खाता हूँ। देखो, खाना खाना मेरा क्या है, डेली रूटीन का एक्शन है, या हैबिट में जो कर, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल में मेरा परमानेंट यानी कि परमानेंट एक्शन है, या मेरी हैबिट है जो मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ। जैसे मैं खेलता हूँ तो खेलना मेरी हैबिट है। और जो अगर मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जाता हूँ तो ये मेरा परमानेंट एक्शन है। तो देखो इंडेफिनिट टेंस होते हैं परमानेंट एक्शन या हैबिचुअल एक्शन। इसके बाद में पढ़ोगे तुम कंटिन्यूअस टेंस। जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वे होते हैं गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि कार्य चल रही है। वो कंटिन्यूअस में पढ़ा जाएगा, पर यहाँ पे देखो, चलिए तो इंडेफिनिट में तो हो गए परमानेंट एक्शन, और कंटिन्यूअस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन। गोइंग ऑन एक्शन यानी कि गोइंग ऑन एक्शन का मतलब है कार्य चल रहे कुछ समय के लिए, पर खत्म जरूर होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, गोइंग ऑन एक्शन ये है कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस को तुम पहचानेगा, ये हैबिचुअल एक्शन है, परमानेंट एक्शन हो। जबकि कंटिन्यूअस टेंस हो गोइंग ऑन एक्शन। गोइंग ऑन एक्शन का मतलब जो कार्य चल तो रहे पर खत्म जरूर होगी। जैसे एक सेंटेंस ले लो इसका भी, मैं पढ़ रहा हूँ। भाई मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं मैं पूरी जिंदगी पढ़ता ही रहूंगा। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पढ़ना खत्म कर दूंगा, यानी कि टेम्परे ये है गोइंग ऑन एक्शन। बल्कि टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन लिखो इन्हें। टेम्परेरी यानी कि अस्थायी समय के लिए। टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन यानी कि कार्य चल तो रहे पर खत्म जरूर होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ पर यानी कि पढ़ना 1 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, यानी कि खत्म कर दूंगा पढ़ना। तो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन। टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन यानी कि कुछ समय के लिए चल रहे, खत्म जरूर होंगे। एक होता है परफेक्ट। ये वहां पे बता दिया जाएगा, पर ये इंडेफिनिट की वजह से बताना पड़ रहा। देखो एक होता है परफेक्ट। जो परफेक्ट टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, ये होता है कंप्लीट एक्शन या डन एक्शन। ये होता है कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट का मतलब डन एक्शन या रिजल्ट आउट, जिनका रिजल्ट आ गया हो। या डन एक्शन कंप्लीट एक्शन, बात एक ही है। डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खाने का काम कंप्लीट हो गया, यानी कि डन हो गया। तो कंप्लीट एक्शन परफेक्ट टेंस होते हैं कंप्लीट एक्शन। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं टेम्पोररी स्पे हाँ। फोर्थ वाला होगा देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं, अच्छा तो इंडेफिनिट टेंस हो गए।
ये कंटिन्यूअस टेंस है ये वाले। कंटिन्यूअस टेंस को देखो गोइंग ऑन एक्शन हो, यानी कि टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि कार्य चल तो रहे पर खत्म जरूर होंगे। अच्छे कंप्लीट एक्शन या डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन का मतलब है ये हो परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गोइंग ऑन एक्शन टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, अस्थायी समय के लिए चल रहे खत्म जरूर होंगे। और प्रेजेंट का ही परफेक्ट जो होगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ के चलेंगे कंप्लीट एक्शन, यानी कि डन या रिजल्ट आउट एक्शन, जिनका रिजल्ट आ चुका हो, कंप्लीट हो, यानी कि डन हो चुके हो। जैसे मैंने अभी बना था यहाँ में, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि खाने का काम पूरा हो गया। खा चुका हूँ तो खा चुका हूँ, खाने का काम क्या होगा, कंप्लीट, डन एकदम। जैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बोलने लगूँ मैं 12वीं पास कर चुका हूँ, तो पास करने का काम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, कुछ समय के लिए चल रहे खत्म जरूर होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं कंप्लीट एक्शन, डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन, जिनका रिजल्ट आ चुका हो, काम खत्म हो चुके हो। और ये चौथे वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, गोइंग ऑन एक्शन तो देखो कंटिन्यूअस जहाँ भी होगा ना, ये जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस देखो गोइंग ऑन एक्शन तो यहाँ भी है, यानी कि कार्य चल तो यहाँ पे भी रहे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कंटिन्यूअस यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो कार्य देखो चल तो यहाँ पे भी रहे होंगे, पर फॉर स्पेसिफिक टाइम, किसी विशेष समय दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। गोइंग ऑन एक्शन तो देखो ये भी हो गए, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस गोइंग ऑन एक्शन ही होते हैं जो चल रहे होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ये देखो गोइंग ऑन एक्शन तो ये भी होंगे, पर ये होंगे फॉर स्पेसिफिक टाइम, यानी कि किसी विशेष समय, गोइंग ऑन एक्शन फॉर स्पेसिफिक टाइम, किसी विशेष समय से चल रहे होंगे, यानी कि वो समय मेंशन कर दिया जाएगा वहां पे। जैसे देखो गोइंग ऑन एक्शन ये भी है मैं पढ़ा रहा हूँ, और गोइंग ऑन एक्शन ये भी है मैं पढ़ा रहा हूँ, पर यहाँ पे फॉर स्पेसिफिक टाइम का मतलब है यहाँ पे समय दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो फॉर स्पेसिफिक टाइम का मतलब है किसी विशेष अवधि के लिए, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब सेंटेंस को देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था मैं स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल जाने का मेरा परमानेंट काम है या मेरी हैबिट है। तो इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इंडेफिनिट टेंस होते हैं, जो ये इंडेफिनिट टेंस होते हैं ये होते हैं हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन, या तो किसी काम करने को हैबिट हो या तुम्हारा परमानेंट काम हो। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो या तो मेरा रोज जाने का परमानेंट काम है, या मेरी हैबिट मान लो, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट खेलना मेरी हैबिट होगी। वो तो यहाँ से पता लग जाएगा, ता है ती है ते हैं, इनसे भी पता लग जाए थोड़ा बहुत। तो देखो ये तो है इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखो मैं पढ़ा, अगर मैं खाना खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो हैबिचुअल एक्शन है या परमानेंट एक्शन। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो है गोइंग ऑन एक्शन, वो भी टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो है नहीं, मैं हमेशा ही पढ़ाता ही रहूंगा, 1-2 घंटे बाद पढ़ागा या 1 घंटे बाद पढ़ाऊंगा फिर रुक जाऊंगा, यानी कि टेम्पररी, टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शन हो, यानी कि अस्थायी समय के लिए चले हुए कार्य है, यानी कि चल तो रहे पर खत्म जरूर हो गया, अस्थायी समय के लिए चलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जहाँ पे भी देखो कंटिन्यूअस होगा,
यहाँ पे भी कंटिन्यूअस होगा, गोइंग ऑन एक्शन तो हो गए भी। जैसे यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस है तो टेम्पोररी गोइंग ऑन है, पर ये कंटिन्यूअस यहाँ पे भी है, देखो ये रहा, ये भी गोइंग ऑन एक्शन है, पर ये स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया जाएगा। जैसे इसमें पॉइंट को, समय को मेंशन कर दिया गया 2 घंटे से, और जबकि वहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया गया, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे है सिर्फ ओनली मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम को भी मेंशन कर दिया जाएगा, तो ये भी गोइंग ऑन एक्शन होते हैं। और फॉर स्पेसिफिक टाइम यानी कि विशेष समय अवधि दे दी जाए इनमें, कब से पढ़ा रहा हूँ। और ये परफेक्ट जो टेंस होते हैं, परफेक्ट होते हैं कंप्लीट एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन या डन एक्शन, ये अंतर हो इनमें। यानी कि इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट में रहकर, तो ये हो गया हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। किसी काम को करने की हैबिट होगी या हमारा परमानेंट एक्शन होगा। कंटिन्यूअस करोगे तो ये अस्थायी समय के लिए चल रहे होगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो परफेक्ट करेंगे वे हो गए कंप्लीट एक्शन डन, यानी कि रिजल्ट आउट एक्शन, जिनका रिजल्ट आ चुका होगा, कंप्लीट एक्शन हो चुके होंगे, जैसे मैं 12वीं पास कर चुका हूँ तो कर चुका हूँ। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर्थ वाले होंगे, ये गोइंग ऑन तो ये भी होंगे, पर ये किसी विशेष समय अवधि दे दिया जाएगा, फॉर स्पेसिफिक टाइम का मतलब कोई विशेष समय यहाँ पर दे दिया जाएगा ये। यानी कि मैं 2 घंटे से 2 वर्ष से सन 2005 से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके कुछ। तो अब तुम समझ गए होगे, यानी कि प्रेजेंट में रहकर भी चार एक्शन को 4 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो हैबिचुअल एक्शन कर सकते हो, कोई किसी को काम को करने की प्रेजेंट में हैबिट हो, या वो काम कर रहा हो अस्थायी समय के लिए, या कर चुका हो परमानेंट, उसका रिजल्ट पा चुका हो, या किसी विशेष समावधि से कर रहा हो, ऐसे। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन वाला। अच्छा देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ऐसा हो जाएगी, कच्चे मकान बारी बारिश में ढह जाते हैं। तो ता है, ती है, ते है, ये भी इनकी पहचान हो जाए प्रेजेंट में। पर देखो ढह जाते हैं, यानी कि एक नेचुरल ट्रूथ ही है, वो कच्चे मकान बारिश में ढह जाते हैं, यानी कि वहाँ पे परमानेंट कुछ एक्शन ही है, हाँ भाई कच्चे मकान भारी बारिश में ढह जाते हैं। क्या काम हो रहा ढहने का, यानी कि ढह जाने का काम हो रहा। प्रेजेंट से है हूँ से पहचान हो रही प्रेजेंट की। और यहाँ पे परमानेंट एक्शन या हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि परमानेंट एक्शन है, मान लीजिए कच्चे मकान भारी बारिश में ढह जाते हैं। तो देखो ता है, ती है, ते है, तभी इसकी हिंदी में पहचान हो जा थोड़ी सी यहाँ पे। ता है, ते है, ती है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन ही मान लिया जाए, परमानेंट एक्शन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और देखो यहाँ पे वर्ब में लगता है एस या एस, या तो एस लगेगा, या वर्ब में ही यस, और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब में एस या एस तब लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। देखो वर्ब में एस या एस तब लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो तो वर्ब में एस या एस नहीं लगने का, वर्ब की बस बेस फॉर्म ही छोड़ दी जाएगी। जैसे वर्ब की बेस फॉर्म क्या हो, जैसे देखो बीट है एक वर्ब, BEAT, बीट माने होता है पीटना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे ही हम बेस फॉर्म मान लेंगे। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बेस फॉर्म होती है, वो होती है पिल्लर, पिल्लर फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है पिल्लर फॉर्म अपने, जैसे बीट है बेस फॉर्म। और इस बीट के द्वारा ही हमारे द्वारा जो और 4 वर्ब बना दी जा, जैसे देखो बीट के द्वारा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाओ, बीट ही होगी इसकी, बीट बीट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और बिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बीटिंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। और बीट में ही BEAT में ही एस लगा दो तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी।
तो देखो, जो वर्ब है ना अपनी बेस बीट, ये इसी के द्वारा ही हमारे, हाँ हमने बनाई अपनी तरफ से, बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट, बीट बीटन और बीटिंग और बीट्स। एक बार फिर देखो, जैसे ब्रेक, BREAK, ब्रेक माने तोड़ना, ये इसकी वर्ब की बेस फॉर्म है, बिल्कुल बेस नेचुरल फॉर्म। और ये होती है नेचुरल फॉर्म प्लूरल फॉर्म में, यानी कि ये होती है प्लूरल फॉर्म में अपनी बेस फॉर्म। देखो ये बेस फॉर्म है, इसी के द्वारा ही हम और फॉर्म तैयार करेंगे। ये होगी डेराइव्ड फॉर्म, जो हमारे द्वारा बनाई गई, डेराइव की गई, यानी कि ये जो चार फॉर्म बनेगी ना यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये होगी, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ब्रोकन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ब्रेकिंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी ING वाली, कंटिन्यूस टेंस में लगेगी, और ब्रेक्स BREAK में लगा देंगे एस। तुम एक चीज देख रहे होंगे, जो देखो वर्ब की बेस फॉर्म होना है वो, ये तो होती है अपनी प्लूरल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म, उसी के द्वारा देखो हमने अपने तरफ से बनाई चार वर्ब हो, ये जो बेस फॉर्म होगी नेचुरल फॉर्म में होगी, ये होगी प्लूरल फॉर्म में, और उसी के द्वारा द्वारा हमारे हमने बना दी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING वाली, और एक देखो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, ये वर्ब की फिफ्थ फिफ्थ फॉर्म हो ना, यही हो अपनी सिंगुलर फॉर्म, यानी कि देखो बेस फॉर्म होगी प्लूरल में, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो ना ऐसे एस वाली, इस वर्ब को मान लिया जाता है सिंगुलर, बेस फॉर्म को मान लिया जाता है प्लूरल वर्ब, और ये होगी सिंगुलर वर्ब, यानी कि ऐसे एस वाली। देखो यहाँ पे एस या ES भी ज्वाइंट कर सके हम, ये होगी सिंगुलर फॉर्म में। देखो ये एस या ES वाली जो यहाँ पे वर्ब है, ये एस या ES वाली, एस या ES वाली, ये वाली वर्ब भी होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये होती है अपने सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि सिंगुलर वर्ब होती है ये, बेस वर्ब होती है प्लूरल। तो अब तुम जान गए होगे, यानी कि किसी भी देखो, थोड़ा है देखो, और देखो यहाँ, यदि वर्ब है देखो, ब्रेक है, ब्रेक में ऐसे यस लगने पे क्या बन गया सिंगुलर, और वो हो गया अपनी सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी लिखा है यहाँ पे बीट, BEAT, ये वर्ब अपने बेस फॉर्म में है, तो बेस फॉर्म में है तो ये है अपने प्लूरल फॉर्म में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल। और तो यदि देखो बीट में BEAT, यदि इस वर्ब में हम S या ES लगा दिया जाए, तो ये वर्ब की बन जाती है फिफ्थ फॉर्म, और जो ये फिफ्थ फॉर्म होती है ये होती है अपनी सिंगुलर वर्ब। बेस फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरल बेस फॉर्म, और जो ये फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ जो जो वर्ब बनाई थी बेस फॉर्म से हमने, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म SES वाली, वो SES वाली जो वर्ब होती है वो होती है सिंगुलर। ये तो ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ बॉय, तो देखो बॉय में यदि मैं S लगा दूँ, यहाँ पे BOY में S लगा दूँ, तो बॉय तो अपने आप में क्या है सिंगुलर, सिंगुलर होता है एक, वस्तु व्यक्ति स्थान, तो ये बॉय है तो ये है सिंगुलर, यानी कि एक है एक लड़का, तो यह है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक। यदि देखो नाउन प्रोनाउन में S या ES लगा दिया जाए, जैसे बॉय है, देखो बॉय में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया S, तो S लगाने पे ये बन गया प्लूरल, यानी कि S या ES लगाने पे देखो क्या हो रहा, यदि बॉय है यहाँ पे, बॉय सिंगुलर है, यानी कि एक लड़का है तो सिंगुलर है, यदि देखो नाउन में S लगा दिया जाए तो बन गया बॉयज, यानी कि ज्यादा हो गए प्लूरल, तो ये है प्लूरल, ये है प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा है तो ये है प्लूरल। इससे एक बात निकल के आई देखो, यदि नाउन में
ऐसे गर्ल है, गर्ल माने एक लड़की। और यदि गर्ल में एस लगा दिया जाए या एस लगा दिया जाए तो ये हो जाएगी प्लूरल, यहाँ पे एक से ज्यादा। देखो नाउन में एस लगाने पे क्या बन जा, प्लूरल। जैसे बॉय का बन का बॉयज, तो ये ज्यादा लड़के होंगे, बॉय माने एक लड़का, बॉयज मन ज्यादा। पर वर्ब में देखो इसका उल्टा है। वर्ब में यदि एस या एस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बीट था, बीट अपने प्लूरल फॉर्म में है। देखो नाउन प्रोनाउन में एस लगाने पे क्या बन जा, प्लूरल। पर वर्ब में है, यदि यहाँ पे वर्ब में एस या एस लगा दिया जाए तो क्या बन जाओ, सिंगुलर। ये देखो नाउन का उल्टा है, यानी कि नाउन में एस या एस लगा दिया जाए तो बन जाता है वो प्लूरल। जैसे डॉग है, डॉग में क्या है, एस लगा तो ज्यादा क्या बन जाएगा, डॉग्स, यानी कि ज्यादा कुत्ते। डॉग मन एक, तो यानी कि नाउन प्रोनाउन में एस या एस लगाने पे क्या बन जाए, प्लूरल। वर्ब में इसका उल्टा है। देखो नेचुरल जो बेस फॉर्म हो ना, वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है अपने सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म होती है प्लूरल फॉर्म में। और यदि वर्ब में एस या एस लगा दिया जाए तो बन जाती है सिंगुलर। यानी कि नाउन में एस लगा दिया जाए तो बन जाता है प्लूरल, जो का डॉग का डॉग्स। और वर्ब में एस लगा दिया जाता है तो वो बन जाती है सिंगुलर। ये है। आगे चलो अब। तो देखो यहाँ पे जो वर्ब में एस लग रहा है, ये सिंगुलर क्यों बनी, ये सिंगुलर बन जाएंगे। तो इसीलिए तो देखो, जब यहाँ पे एस लग रहा है, एस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एस लगने पे वर्ब क्या बन जाए, सिंगुलर। जबकि नाउन तो एस लगने पे प्लूरल बन जाए वहाँ पे। देखो चाहिए, यानी कि बॉय था यहाँ पे, उसमें ऐसे लगा दो तो बन गया बॉयज। ऐसे लगने पे ज्यादा हो गया, यानी कि प्लूरल। वर्ब में सिंगुलर है, यहाँ पे बीट है, बीट है देखो, बेस फॉर्म में है तो प्लूरल। और उसमें से लगा दिया तो फिफ्थ फॉर्म में होगी, तो ये होगी वर्ब सिंगुलर। अब जब यहाँ से एस लगने पे सिंगुलर होगी, तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, जो पीछे पढ़ा दिया। इसका मतलब ये है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी एस या एस लगेगा, क्योंकि हमें पता है एस या एस लगने पे वर्ब बन जाती है सिंगुलर। और जब सिंगुलर वर्ब होगी तो हमें वहाँ पे सब्जेक्ट भी तो सिंगुलर चाहिए। इससे ये निकल गया, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा ना, यानी कि वर्ब भी सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा बेस फॉर्म में। क्योंकि हम पता, बेस फॉर्म में ही अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है वर्ब की। जब वर्ब बेस फॉर्म में होती है तभी भी अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। तो इसीलिए यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी बिना एस या एस वाली। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की एस या एस सिंगुलर फॉर्म वाली वर्ब लगेगी अपनी। तो यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर तब होगी जब उसमें एस या एस लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल तब होगी जब वो अपने बेस फॉर्म में रहेगी। ठीक है। सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल हाँ पता ही लग गया, सब्जेक्ट में यदि एस लग रहा हो तो वो प्लूरल हो जा, जैसे बॉय का बॉयज। अब देखो अपना सेंटेंस, यहाँ पे लिख रहा है कच्चे मकान बारे भारी बारिश में ढह जाते हैं। तो देखो किसके बारे में बातें हो रही, कोई कच्चे मकान के बारे में बातें हो रही। और जिसके बारे में बातें हो रही हो वो क्या हो, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के आधार से हमें यहाँ सब्जेक्ट ही लिखना पहले। फिर है वर्ब माने क्रिया, और ये कर्म। ये है अपना ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो देखो सब्जेक्ट लिखो, मड हाउस। अब ढह जाते हैं, एक मकान तो है नहीं, अगर एक होता तो बोलते ढह जाता है, तो ज्यादा मकान है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ढह जाना हो कोलैप्स। और देखो कोलैप्स को कोलैप्स ही रहने देंगे, यानी कि उसके बेस फॉर्म में ही रहने देंगे। बेस फॉर्म का मतलब प्लूरल फॉर्म में ही। क्यों, क्योंकि हमें पता सब्जेक्ट प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही रखेगी, और वर्ब प्लूरल तब होगी जब अपने बेस फॉर्म में होगी। ऐसे अगर हाउसेज लिखो, मड हाउसेज, क्योंकि हम पता देखो ज्यादा मकान है तो ऐसे ऐसे लगने पे क्या बन जाओ, प्लूरल बन जाओ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे लगाओ हाउसेज, यानी कि मड हाउसेज। अब सब्जेक्ट में ऐसे लग गया तो ये प्लूरल बन गया। और वर्ब प्लूरल तब रहेगी जब बिना इसकी होगी, यानी कि अपने बेस फॉर्म में होगी।
एस लगने पे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। तो यहाँ पर रखो मड हाउस इज, सब्जेक्ट पिलर है तो HOUS, इसमें एस लगाओ, क्योंकि एस लगने पे क्या हो जाए, पिलर हो जाए सब्जेक्ट। वर्ब पिलर है, ये अपने बेस फॉर्म में है, क्योंकि जब बेस फॉर्म में होगी तभी तो पिलर माने जाएगी वो। कोलैप्स माने ढह जाते हैं। और भारी बारिश में, अब प्रीपोजिशन लग रही तो इधर को चलेंगे, यानी कि पहले ये लिखेंगे फिर ये। इन माने में, हैवी माने भारी, और रेन माने वर्षा। फुल स्टॉप लगाओ पूर्ण विराम के लिए। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले लिख रहा तो यही सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बातें हो रही। इस सेंटेंस में देखो, गर्मियों में धूल भरी आंधियां चलती है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट में शुरू में तो गर्मियों लिख रहा, पर गर्मियों के बारे में नहीं बातें हो रही। यहाँ पे जो धूल भरी आंधी है ना, इसके बारे में बातें हो रही, धूल भरी आंधियां चलती है या नहीं। यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। और स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिखो धूल भरी आंधी। धूल भरी आंधी को लिखेंगे डस्ट स्टॉर्म। अब सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। हवा का चलना हो ब्लो, डस्ट स्टॉर्म ब्लो। और देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब वर्ब सिंगुलर तब होगी तब उसमें एस या एस लगेगा। अब देखो वर्ब में एस या एस लगने पे सिंगुलर होगी, और हमें यहाँ पे वर्ब में एस या एस लगाना। अब बात यह है एस लगे या एस यहाँ पे। तो देखो, अगर जो वर्ब, जैसे ये वर्ब है यहाँ पे, ये तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखो वर्ब, ये है वर्ब। एक बार देखिए तो तुम्हें पता ही लग गया भाई, सब्जेक्ट बेस फॉर्म में होगी वो अपने प्लूरल फॉर्म में, और एस या एस लगाने पे क्या है उसका, सिंगुलर बन जा। देखो, अब वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना है, और उसमें एस या एस लगने पे ही वर्ब क्या है, सिंगुलर बनेगी। तो देखो एस कब लगेगा, एस कब, यदि जो वर्ब, जो भी वर्ब है, यदि एक्स, जेड, SH, CH, O, SS, यदि वर्ब का आखिरी अक्षर इनमें से है, या तो एक्स हो, उस वर्ब का आखिरी अक्षर क्या हो, लास्ट लेटर, एक्स हो, जेड हो, CH हो, SH हो या SS हो। यदि वर्ब का लास्ट अक्षर इनमें से है कोई सा एक भी, तो उसमें तो लगेगा ES। क्या लगेगा, ES। यदि इनमें से नहीं है तो लगेगा S। ठीक, यदि उनमें से नहीं है तो लगेगा S, और यदि आखिरी का अक्षर इनमें है तो लगेगा ES। तो देखो अब, इस वर्ब का लास्ट अक्षर है W, और जो इनमें से नहीं है, यदि इनमें से होता तो लगा देते ES। अब इनमें से नहीं है तो क्या लगेगा, S। लगाओ। द सिस्टम ब्लोज माने चलती है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर होगी, क्योंकि हम पता वर्ब सिंगुलर तभी होगी जब ऐसे ES लगेगा। तब ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब वर्ब के बाद में बच गया ऑब्जेक्ट। ब्लो माने चलती है, और गर्मियों में तो इधर को चलो, यानी कि जो भी बच गया ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट, इसमें परिपोजिशन है, तो परिपोजिशन है तो इधर को चलना पड़ेगा पहले, फिर इन समर। अब देखो, वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, उसके बारे में बातें हो रही, इसके बारे में बातें हो रही, सब्जेक्ट वही होगा। स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट ही पहले लिख रहा, स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट ही पहले लिखना, तो सब्जेक्ट ही पहले लिखेंगे। देखो वह होता है, ही माने भी वह है, सी माने भी वह है। और जो जेंडर के हिसाब से, जेंडर में मैस्कुलिन के लिए, यानी कि स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हम लगाते हैं सी, तो सी माने वह है। अब सी हो या ही हो, दोनों सिंगुलर मान ले जा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और वर्ब सिंगुलर तब बनती है जब उसमें एस या एस लगा दिया जाए। तो बोलती है, स्पीक्स, स्पीक माने बोलना। अब स्पीक में देखो एस, जब वर्ब में एस या एस लगेगा तभी तो वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब सब्जेक्ट के बाद स्पीक देखो ये वर्ब है,
और जो यदि वर्ब का, इस वर्ब का ये लास्ट लेटर है ना, ये यदि इस वर्ब का लास्ट वाला लेटर ये वाला इनमें से मैच खा जाता कोई सा भी तो लगती ई एस, यदि ये लास्ट वाला वर्ड। और यदि इनसे मैच नहीं खा रहा तो लगेगा एस। तो के है, के इनमें है नहीं है, अगर इनमें से नहीं है तो क्या लगेगा एस, अगर इनमें से होता तो क्या लगता ई एस। तो यहाँ पे लगाओ एस। सब्जेक्ट सिंगुलर तो अब वर्ब भी सिंगुलर हो, क्योंकि हमें पता है एस या एस लगने पे ही वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो शी स्पीक्स वह बोलती है। ऑब्जेक्ट बच गया फर्राटेदार इंग्लिश। देखो इंग्लिश पहले लिखेंगे यार, ये हो एडवर्ब, एडवर्ब सबसे बाद में लिखेगा सेंटेंस में। एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश। और एडवर्ब है वो देखो फर्राटेदार, तो उसे लिखो फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है बिना रुके, एकदम धारा प्रवाह। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब देखो सबसे बाद में ही लिखा जाएगा सेंटेंस में। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जो हो बच जाओ सारे के सारे ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब भी हो गए। राजनेता झूठे वादे करते हैं। राजनेताओं के बारे में बातें हो रही तो सब्जेक्ट वही होंगे जिसके बारे में बातें हो रही, यानी कि पॉलिटिशियन। अब सब्जेक्ट प्लूरल है सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो पॉलिटिशियन के बारे में बातें हो रही, तो पॉलिटिशियंस बनाओ उसे, क्योंकि सब्जेक्ट में से एस लगने पे प्लूरल बन जा। अच्छा, वादे करते हैं, एक्शन है, यहाँ पे वर्ब है वादे करना। देखो यहाँ पे वर्ब वही होगी जो कर वादे करना, बोलता बोलती है, चलना चलती है, ढह जाते हैं ढहना, खाना पीना दौड़ना भागना, यही तो वर्ब होगी। यानी कि वादे करते हैं तो वादा करना, प्रोमिस माने हो वादा करना। अब देखो राजनेता ज्यादा है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। और वर्ब प्लूरल कब होगी, जब उसकी बेस फॉर्म होगी, यानी कि नेचुरल फॉर्म, उसमें से एस लगने पे तो सिंगुलर बन जा, उसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा बेस फॉर्म में। यानी कि पॉलिटिशियन प्रोमिस माने वादे करती है, प्रोमिस पे ही छोड़ना पड़ेगा बेस फॉर्म में ही, नहीं तो इसमें एस लगाना नहीं ई एस, क्योंकि बेस फॉर्म ही वर्ब की प्लूरल फॉर्म होगी। तो प्रोमिस माने वादा करते हैं। और ये इसमें ऑब्जेक्ट बच गया झूठे, तो लिख दो फॉल्स। फुल स्टॉप लगाओ, इसकी जगह इसकी जगह पूर्ण विराम की जगह। नेक्स्ट देखो, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव वही होगा नकारात्मक, और इसमें नहीं लगा पाएगा ये, इसीलिए नेगेटिव भी है। देखो हमने बताया यदि किसी नाउन प्रोनाउन में क्या है, जैसे नाउन में कोई भी नाउन हो, मोहन, जैसे बॉय है, यहाँ पे बॉय लिखो, बॉय सिंगुलर है एक लड़का, यदि इसमें ऐसा लगा दिया जाए तो बन जाएगा बॉयज, एक से ज्यादा लड़की तो बन गया लड़की। देखो नाउन में तो ऐसे ही एस लगने पे क्या बन जाओ प्लूरल, और वर्ब में इसका उल्टा है। नाउन में तो देखो ऐसे लगने पे बन जा प्लूरल, जैसे बॉय का बॉयज, और वर्ब में है इसका उल्टा, वर्ब में यदि एस लग जाए या एस लग जाएगा तो वो बन जाएगा सिंगुलर। जैसे एक वर्ब लिखो यहाँ, अ, देखो जैसे बीट लिखो, बी ई ए टी, तो बीट या अपने प्लूरल फॉर्म में है यहाँ पे ये, यानी कि नेचुरल बेस फॉर्म में है अपने ये वर्ब, ये अभी पढ़ा दिया पीछे ही, बेस फॉर्म में है ये। और यदि बीट में हम बी ई ए टी में एस लगा दे तो ये अपनी सिंगुलर होगी, ऐसी या इस वाली होगी सिंगुलर वर्ब ये। और ये ई एस लगा दे, जैसे कैच माने पकड़ना, सी ए टी सी एच, तो ये अपने बेस फॉर्म में है तो ये प्लूरल फॉर्म में है। अब देखो अभी बताया था जिस वर्ब में, जो वाली वर्ब, जो वर्ब इससे समाप्त हो रही हो, एक्स जेड ओ सी एच एस एच एस एस, यदि इनसे वर्ब होगा यानी कि बाद वाला वर्ड इनमें से मैच खा रहा हो तो लगेगा ई एस। जैसे देखो इसमें बाद वाला वर्ड था टी, तो जिसमें जो यदि बाद वाला वर्ड इनसे मैच नहीं खा रहा, यदि 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 इनसे मैच नहीं खा रहा, तो
सुनो, नेगेटिव सेंटेंस, हाँ ये अफर्मेटिव की बात थी। अगर मैच नहीं खा रहा तो क्या लगेगा? अगर देखो मैच नहीं खा रहा तो लग रहा था वहां पे एस। अगर इनमें से मैच खा रहा तो वहां पे लगा था ई एस, यानी कि क्या चीज। देखो नाउन में एस एस लगने पे प्लूरल बन जाए, जैसे बॉय माने लड़का, बॉयज माने ज्यादा लड़के। और वर्ब में इसका उल्टा है, यदि वर्ब बेस फॉर्म में है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगी, एस एस लगने पे बन जाओ सिंगुलर, जैसे ये बीट का बीट्स बना दो तो ये अपनी सिंगुलर वर्ब है। ठीक। और या ईएस भी लग जाएगा उसमें, पर ये तब लगेगा जब यदि वो वर्ब इनसे समाप्त हो रही हो, यानी कि उसका बाद वाला वर्ब का बाद वाला अक्षर एक्स हो, जेड हो, ओ हो, सी एच हो, एस एस हो, तो उनमें इस लगाने पे सिंगुलर बन जाएगी वो वर्ब। और यहाँ पर यदि इनमें से ना हो, जैसे यहाँ टी था, टी इनमें से है नहीं, तो ऐसे लगाने पे सिंगुलर बन जाएगी। पर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग प्रकार का है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें देखो एफर्मेटिव तो ये है, नेगेटिव में इसमें डू डज लगने लगा है। यानी कि प्रेजेंट के अफर्मेटिव में तो क्या था, यहाँ पर तो वर्ब में एस एस लग रहा था, नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एकदम, यानी कि वहाँ पर डू या डज लगने लगेंगे। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगने लगेगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज। फिर नोट भी लगेगा, नेगेटिव है तो फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक। नेगेटिव का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए एकदम एफर्मेटिव से, क्योंकि एफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट वर्ब में एस एस लगेगा। देखो एस एस लगने पे वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। जैसे एस यहाँ पे लगने पे वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। पर नेगेटिव में ऐसा नहीं है, नेगेटिव में डू डज लगेंगे, सिंगुलर के लिए डज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। और सिंगुलर प्लूरल का तुम जाने ही हो, यानी कि एक वस्तु व्यक्ति हो तो वो सिंगुलर, और मोर देन वन एक से ज्यादा हो, टू प्लस कुछ भी, वो होगा प्लूरल। सब्जेक्ट माने करता। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्म। वर्ब माने क्रिया, ये वर्ब है हमारे दो वर्ब है हमारे पास। पर हाँ, तो इसमें डू डज लगेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले मैन वर्ब भी तो आएगी। यानी कि नोट के बाद फिर आओगी यहाँ पे प्लस मैन वर्ब, एक और वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। अब सही है। देखो सब्जेक्ट करता, ये देखो ये भी वर्ब है, और ये वर्ब की बेस फॉर्म आएगी यहाँ पे, वर्ब की बेस फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट कर्म। देखो सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब लगेगी डच, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब लगेगी डू। इस सेंटेंस में ये तो है हेल्पिंग वर्ब। देखो कभी भी किसी भी सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा वर्ब लग रही हो, तो सबसे बाद वाली वर्ब तो होगी मैन वर्ब, जैसे यहाँ बेस फॉर्म में है, ये बाद में वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में होगी, क्योंकि डू डज के बाद हमेशा बेस फॉर्म वाली ही वर्ब लगेगी, यानी कि प्लूरल फॉर्म वाली अपनी। और देखो ये जो बेस फॉर्म है ये वर्ब है, ये होगी प्लूरल वर्ब अपनी। क्योंकि डू डज के बाद लगती है अपनी बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म होती है प्लूरल में। जैसे देखो, ईमानदार व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, पूरा ईमानदार व्यक्ति के बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में हो रही हो बातें वो होता है सब्जेक्ट, तो देखो होनेस्ट मैन। होनेस्ट मैन से बाद में देखो, फिर होनेस्ट मैन एक है, तो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली ही वर्ब लगेगी, ये डज। डज। सेंटेंस में फिर नोट भी है तो नोट भी लिखो स्ट्रक्चर के आधार से, क्योंकि वर्ब के बाद फिर आ रहा है नोट नहीं। फिर है मैन वर्ब, यानी कि मैन वर्ब अपने बेस फॉर्म में रहेगी,
सूरज के बाद जो मैन वर्ब रहती है अपने बेस फॉर्म में, यानी कि पिलर फॉर्म में रहती है, नेचुरल फॉर्म में। यानी कि बोलना, कार्य यही होता है, बोलना, खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना, सारे के सारे ये मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब एक्शन, यानी कि एक्शन ये तो हो रहा है इसमें, बोलना। तो झूठ बोलना एक फ्रेज है, टेल ए लाई, पूरा का पूरा लिखेंगे, झूठ बोलना टेल ए लाई। टेल ए लाई ही माने होता है झूठ बोलना। तो देखो, होनेस्ट मैन डज नॉट टेल ए लाई। देखो यहाँ पे जो ये डूडज होती है ना, इनके बाद होती है अपनी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और सेंटेंस में देखो, जितनी वर्ब लग रही हो, पहले पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब होगी, सबसे बाद वाली होगी मैन वर्ब। जैसे तो मैन वर्ब है, ये पहले डूडज है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब, और ये एम फॉर मैन, और वी फॉर वर्ब, मैन वर्ब। वीर पुरुष बार बार नहीं मरते, देखो वीर पुरुष के बारे में बातें हो रही, तो सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही, तो लिखो वीर पुरुष, ब्रेव मैन। अब ब्रेव मैन देखो सिंगुलर है यहाँ पे, अगर देखो मैन प्लुरल बनाना हो तो एम ई एन ये होता है प्लुरल, और एम ई एन का मतलब सिंगुलर। तो ब्रेव मैन सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, डज, डज होती है सिंगुलर वाली। फिर नोट भी है देखो, तो क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार से डू डज के बाद नोट है, तो ये नोट भी लगेगी। अब उसके बाद देखो, नोट के बाद है मैन वर्ब, और मैन वर्ब यही होती है, मरना, खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना। तो मरना है डाई, और देखो मैन वर्ब से बाद में जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, और देखो यहाँ पे बच गया बार बार, तो इसे लिखो अगेन एंड अगेन। लिस्टो, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसे के बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही वही सब्जेक्ट, तो लिखो मनी। मनी अपने आप में जो ये वर्ड है ना, ये सिंगुलर मान लिया जा, क्योंकि देखो जैसे 26 लेटर हो इंग्लिश के, तो ये तो है प्लुरल, पर इनका ही एक ग्रुप बोल दिया जाए अल्फाबेट, और अल्फाबेट हो, ये वाला वर्ड अल्फाबेट जो हो, ये हो सिंगुलर, क्योंकि हमारे पास एक ही अल्फाबेट है, 26 लेटर का ग्रुप ही अल्फाबेट है। इसलिए मनी भी अपने आप में जो वर्ड है ना, उन्होंने पढ़ा दिया जाएगा, ये सिंगुलर वर्ड है। 50 रुपये, 100 रुपये को हम प्लुरल मान सके, पर एक मनी जब अपने आप में मनी बोल दिया जाए तो वो सिंगुलर हो। तो देखो मनी सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी वो वर्ब भी कौन सी लगेगी, डज सिंगुलर वाली। स्ट्रक्चर में देखो नोट भी है, डू डज के बाद फिर नोट भी लगेगा और। अब मैन वर्ब हो देखो, मरना, बोलना, खाना पीना, पढ़ना, उगना, उगना भी होगा, तो ग्रो माने हो उगना, तो ग्रो ही लिख दो। और देखो जो ये बाद वाली वर्ब हो, ये मैन वर्ब, और मैन वर्ब अपने बेस फॉर्म में हो, और वहाँ पता ही है बेस फॉर्म अपने प्लुरल फॉर्म में हो, तो इसे ऐसे ही छोड़ दे बेस फॉर्म को। अब क्या बच गया, पेड़ पर, तो ये बच गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैन वर्ब से बाद में देखो वहाँ ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे भी जो बच गए वर्ड सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो गए, और यहाँ पे वर्ड क्या बच गए, पेड़ पर। देखो ये पेड़ पर बच गया, इसमें है परिपोजिशन, तो इधर को चलेंगे, यानी कि पहला पर लिखेंगे फिर पेड़। ओन माने वैसे पर होता है, पर पेड़ के लिए हमेशा इन लगेंगे, इन लिखेंगे, क्योंकि पेड़ के लिए इन होता है, एसएससी में बार बार पूछ लेगा वो। तो इन द ट्री, ऐसे ओन माने ही पर होता है, फुल स्टॉप लगाओ, पर पेड़ के लिए इन लिखेंगे हमेशा ही। यह है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन, ये डबल एस फैमिली क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क से खत्म, इसलिए सिंगल इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट का इसलिए बोल रहे हैं, इनमें है हूँ हो लग रहा, प्रेजेंट में ही है हूँ हो लगता है, तो यह है प्रेजेंट का सिंगल इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हैबिचुअल एक्शन हो रही है। वह बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, तो उसका परमानेंट एक्शन है या उसकी हैबिट है। तो देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपना ये है, पहले लगेगा डू डज, फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर नोट हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट भी लगेगा, नहीं हो तो छोड़ देंगे, इसकी करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे लगेगी वर्ब, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, बेस फॉर्म बिना एस एस वाली, हमें पता बेस फॉर्म अपने पिलर फॉर्म में हो वही वाली, और ऑब्जेक्ट।
देखो ये तो तुम्हें पता ही है, डज सिंगुलर के लिए लगेगा और डू प्लूरल के लिए। सिंगुलर प्लूरल तुम्हें पता है, सिंगुलर हो एक वस्तु व्यक्ति या स्थान, और प्लूरल होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन। देखिए वह बच्चों को कंप्यूटर सिखाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा डू डज। अच्छा वह सिखाती है, पता लग रहा वह सिंगुलर ही होता है, ये तो ही हो या सी हो दोनों। लड़की के लिए सी लगता है, लड़के के लिए यानी कि जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन के लिए सी, और फेमिनाइन वो फेमिनाइन के लिए सी, और मैस्कुलिन के लिए ही। तो देखो यहाँ पे है सी, और ही हो या सी हो दोनों सिंगुलर हो, तो इसलिए सिंगुलर वाली वर्ब लगेगी पहले डज, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही डू डज से शुरू हो रहा। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो ऐसे ही बनेगा स्ट्रक्चर के आधार से, न कि अपनी मर्जी के आधार से। स्ट्रक्चर में डू डज पहले है, तो सब्जेक्ट को देख लिया हमने, यानी कि सी सिंगुलर है यहाँ पे, इसीलिए हमने सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सी, तो इसीलिए वहाँ पर लिख दिया वर्ब डज। ये सब्जेक्ट देखो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे सी, नोट हो तो नोट भी लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ के स्किप कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वहाँ पे लिखो है पा भी सका नहीं भी। अब देखो सब्जेक्ट के बाद में नोट तो है नहीं, स्किप करके आगे बढ़ो, फिर देखो मैन वर्ब। और मैन वर्ब ये होता है खाना पीना दौड़ना भागना पढ़ना पढ़ाना जो भी को होगा। तो सिखाती है तो टीच माने हो पढ़ाना, तो बेस फॉर्म ही आएगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डूडज के बाद हमेशा मैन वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, बेस फॉर्म जिसमें ना तो एस लगता ना एस, ना ईडी ना एनजी, कुछ नहीं, सिर्फ नेचुरल फॉर्म उसकी बेस फॉर्म। तो टीच का टीच ही रहने देंगे। और फिर उसके बाद देखो मैन वर्ब से बाद में बच गया सारा ऑब्जेक्ट। अब सारा का सारा जो बच गया इसमें क्या बचा, इसमें बचा बच्चों को कंप्यूटर, प्रीपोजिशन लग रही तो इधर को चलो, कंप्यूटर टू दी चिल्ड्रन। पहले लिखो कंप्यूटर, फिर टू, टू मने हो कॉमे से भी, और फिर चिल्ड्रन। टू द चिल्ड्रन। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क से खत्म हो गई है। क्या आप छात्रों को ट्यूशन पढ़ाते हो, आपके बारे में बातें हो रही, और आप होता है यू। देखो जो ये यू वर्ड है ना, इसे एक बार देख कर चलो, जो हम इंग्लिश में यू लिखते हैं, हम एक व्यक्ति को भी कह सके आप अच्छे हो, और ज्यादा को भी बोल सके आप अच्छे हो, यानी कि यू सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, पर ये अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है, इसीलिए इसे प्लुरल मान लिया जाता है। यू जो वर्ड है देखो, एक आदमी को बोल सका रेस्पेक्टेड तरीके से आप अच्छे हो, और ज्यादा को भी आप अच्छे हो, पर देखो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, पर अपने साथ वर्ब प्लुरल लेने के कारण इसे प्लुरल मान लिया जा यू को। यू माने होता है तुम या आप। तो देखो जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल वाली लगेगी, यानी कि डू। फिर डू के बाद देखो, यानी कि वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लगे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, आपके बारे में बातें हो रही, यू माने होता है तुम या आप। सब्जेक्ट के बाद नोट हो तो नोट भी लगाओ, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, इसमें नोट है नहीं। फिर नोट के बाद में देखो ये लगेगी वर्ब, और ये है मैन वर्ब, क्योंकि हम पता सेंटेंस में देखो सबसे बाद वाली ही मैन वर्ब होती है, उससे पहले जितनी भी वर्ब लगी रहेगी वे सारी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे है मैन वर्ब। मैन वर्ब हो खाना पीना, ये पढ़ाना है तो पढ़ाने का काम कर रहा है ये, तो पढ़ाना का मतलब टीच, तो टीच का टीच ही रहने देंगे। देखो डूडज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, यानी कि नेचुरल फॉर्म, ना तो उसमें एस लगेगा ना ईडी ना एनजी, कुछ नहीं लगेगा। मैन वर्ब के बाद में देखो फिर ऑब्जेक्ट बच गया। अब ऑब्जेक्ट बच गया छात्रों को ट्यूशन, इसमें प्रीपोजिशन लग रही है ऑब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन लगी रहेगी तो चलेगी इस डायरेक्शन में, यानी कि अब लिखेंगे हम क्या, पहला ट्यूशन, फिर टू दी, फिर चिल्ड्रन, तो ट्यूशन। और टीच के साथ हमेशा टू आएगा, टू द चिल्ड्रन। क्या आप महान लेखक शेक्सपियर के बारे में कुछ जानते हो। ये देखो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से खत्म, स्ट्रक्चर यह है, इसके बेसिस पे चलेगी। अब सब्जेक्ट देखो क्या है, बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही है आपके बारे में बातें हो रही है, आप जानते हो उसके बारे में या नहीं, तो आपके ही तो बारे में बातें हो रही है यहाँ पे, आप भाई शेक्सपियर को जानते हो या नहीं। तो आप अभी बताया था मैंने, यू माने हो तुम या आप, और ये होता है प्लुरल, वो अभी बताया था, तो होता है तो ये सिंगुलर प्लुरल दोनों है, पर इसके साथ प्लुरल इसे इसके साथ प्लुरल वर्ब लगती है, इसलिए इसे प्लुरल मान लिया जा। तो जब प्लुरल है तो ये सबसे पहले प्लुरल के लिए क्या लगेगा, डू,
फिर देखो स्ट्रक्चर में डू डज के बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, क्योंकि डू डज जो है सब्जेक्ट पे डिपेंड करें, तो इसके बाद है फिर देखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, क्योंकि आप, आपको बता रहे, आप जानते हो या नहीं। सब्जेक्ट के बाद नोट हो तो लगाओ, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। इसमें देखो सब्जेक्ट के बाद नोट है स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे नोट नहीं है तो स्किप करो, फिर आगे मैन वर्ब। तो मैन वर्ब है जानना, खाना पीना दौड़ना भागना पढ़ना। जानना हो नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो माने जानना। और नो की हम टू टच के बाद बेस फॉर्म ही है, टू टच के बाद लगती है बेस फॉर्म, तो इसे बेस फॉर्म में ही रहने देंगे। यानी कि ना तो ऐसे में एस लगाओगे, ना एस, ना ईडी, ना एनजी, कुछ नहीं। सिर्फ बेस फॉर्म ऐसे ही छोड़ देंगे, बिना एस ई एस के ई एस के ई डी आई एन जी कुछ नहीं लगाने के। वही क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म होगी। तो डू यू नो। अब ऑब्जेक्ट बच गया, महान लेखक शेक्सपियर के बारे में और कुछ। जो ये के बारे में हो ना, ये हो परिपोजिशन। जब परिपोजिशन है तो हम किधर को चलेंगे, इधर को। इधर को चलने के बाद मतलब पहला ये लिखेंगे, फिर ये परिपोजिशन, और फिर महान लेखक शेक्सपियर। तो लिखो एनी माने कुछ, या सम माने कुछ, या एनी माने भी कुछ भी। के बारे में जो है परिपोजिशन, और अबाउट माने होता है के बारे में। फिर बच गया अपना महान लेखक शेक्सपियर, पूरा का पूरा ये एक ही वर्ड है ये, महान लेखक शेक्सपियर। यानी कि ए ग्रेट राइटर शेक्सपियर। देखो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन मार्क है तो इंग्लिश में भी लगाएंगे, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर देखो क्या आपको विश्वास नहीं है, बात है की है, क्या आपको विश्वास नहीं है या आप विश्वास नहीं करते। तो आपके बारे में बातें हो रही, यू माने तुम या आप होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, डू। फिर सब्जेक्ट है आप या तुम, तो यू माने तुम या आप होता है, तो डू के बाद लगाओ डू यू। अब यू के बाद देखो सब्जेक्ट के बाद वहाँ नोट तो हो तो लगाओ, यहाँ पर नोट है ही नहीं, हाँ है तो नोट है तो नोट लगाओ, डू यू नोट। अब नोट के बाद है मैन वर्ब, और फिर बचा कुछ सब कुछ हो ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे है मैन वर्ब, यानी कि विश्वास। तो डू यू बिलीव माने होता है विश्वास करना, या विश्वास करते हो या नहीं करते हो, तो बिलीव, क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखो, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डबल एच फैमिली वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में लगने लगेंगे, फिर डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह दिया जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो सेम सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा ही स्ट्रक्चर है इसका ऐसा। पर क्या है यहाँ पे शुरू में, इसमें देखो सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। बस इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड अपना। ये डबल इंट्रोगेटिव का बनेगा सेम ये भी, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली लिखो बस। और वो सिंगल इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है सेम उतार दो, डू डज प्लस सब्जेक्ट। नोट हो तो नोट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट हो तो नोट लिखो, नहीं ना लिखो। फिर वर्ब, और वर्ब की भी बेस फॉर्म, यानी कि प्लूरल वाली। फिर ऑब्जेक्ट। देखो ये तो डबल एस फैमिली वर्ड हो, यानी कि क्वेश्चन वर्ड अपने। डू डज ये हमें पता ही है, डू लगता है प्लूरल के लिए, यानी कि दो या दो से अधिक के लिए, अरे सिंगुलर के लिए, यानी कि एक के लिए। सब्जेक्ट होता है करता, ये तो नोट माने नहीं, ये मैन वर्ब होती है अपनी, क्योंकि सेंटेंस में जो पहले पहले सारी वर्ब हो, जितनी वर्ब हो पहले पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब, सबसे बाद वाली मैन वर्ब, ये है मैन वर्ब, और ये है कर्म। देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें सबसे पहले डबल एस फैमिली लगाना है, यानी कि वाही, वाही माने क्यों। वाई के बाद में देखो स्ट्रक्चर में फिर डू डज है, और डू डज जो डिपेंड करेगा वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, और सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। ये अपनी बेस फॉर्म है, यानी कि मैन वर्ब। अब देखो डबल एस फैमिली के बाद में डू डज, और सूर्य के बारे में बातें हो रही है, सूर्य है सिंगुलर, सिंगुलर है तो अपनी वर्ब लगेगी डज। फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, सन के बारे में। अब नोट हो तो नोट भी लिखो, इसमें है नहीं तो छोड़ दो, इसकी फिर क्या भी करो, मैन वर्ब है, मैन वर्ब है निकलना, तो राइज माने हो निकलना, तो आ रहा ही ऐसी ही। अच्छा राइज का राइज ही छोड़ देंगे यहाँ पे,
क्योंकि देखो बेस फॉर्म में ही छोड़ देंगे डू डज के बाद हमेशा वर्ब को। ऑब्जेक्ट बच गया देखो पूरब में और हमेशा। तो लिखो इन, इन माने में, प्रीपोजिशन है तो उधर को चलेंगे, पहले इन लिखो फिर पूरब फिर हो। इन वेस्ट, इन दी वेस्ट, और हमेशा हो ऑलवेज, तो ऑलवेज भी लिखो और क्वेश्चन मार्क। हम तुम्हें कंप्यूटर कौन सिखाता है? डबल फैमिली है हु माने कौन। देखो जो तुम्हें कंप्यूटर सिखाता है इसमें सब्जेक्ट दे नहीं रखा, वो पूछा क्वेश्चन करके तुम्हें से कंप्यूटर कौन सिखाता है, जो सिखाता है उसके बारे में पता नहीं, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं हमें। जब देखो सब्जेक्ट का पता नहीं रहता तो इस डब्ल्यू एच फैमिली को ही सिंगुलर मान के वहाँ पे सिंगुलर मान लिया जा, यानी कि सब्जेक्ट इसे ही मान लिया जा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना हो। तो हु देखो ये सिंगुलर हो और ये हमेशा सिंगुलर मान लिया जा, तो इस यहाँ पे लगाएंगे हु डज। भाई तुम्हें कंप्यूटर कौन सिखाता है, जो सिखाता है उसके बारे में ही तो बातें हो रही, और वो इसमें है नहीं, यानी कि सब्जेक्ट इसमें है नहीं। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो डब्ल्यू एच फैमिली को ही सब्जेक्ट मान लिया जा वहाँ पे उसी सिचुएशन में, और उसे सिंगुलर मान लिया जाए डब्ल्यू एच फैमिली को, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगा दी डज। यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। फिर सब्जेक्ट इसमें दे रखा है छोड़ो, जो भी सिखाता है उसका हमें पता नहीं। नोट इसमें है नहीं, सभी छोड़ो। फिर मैन वर्ब है, नोट से बाद में मैन वर्ब सिखाता है, तो मैन वर्ब है टीच, तो टीच लिखो। टीच माने पढ़ाना सिखाना, तो अपने बेस फॉर्म में है क्योंकि ना तो इसमें एस या नहीं एस, तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में ही होती है। तो अब जो देखो सिखाने की तो होगी, कंप्यूटर यहाँ पे लिखो, बाद में ये बचेगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता, डबल एस फैमिली पहले लिखो हु। अब सब्जेक्ट है देखो इसमें माँ के महान प्रेम, इसके बारे में बातें हो रही माँ के महान प्रेम की, क्योंकि माँ के महान प्रेम के तो बारे में बातें हो रही, उसे कोई जानता है या नहीं जानता है। तो देखो जब ये है सिंगुलर माँ का महान प्रेम, तो इसे सिंगुलर वर्ब लगेगा ना डज। तो फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट है माँ का महान प्रेम, तो ग्रेट लव ऑफ मदर। फिर सब्जेक्ट से बाद में नोट हो तो नोट लिखो, नहीं मैन वर्ब। अब नोट तो इसमें नोट भी है, तो नोट। फिर मैन वर्ब है जानना खाना पीना दौड़ना जानना भी, तो नो और क्वेश्चन मार्क। इसे देखो आपको टेलीविजन में कौन सा धारावाहिक पसंद है, या आप कौन सा धारावाहिक पसंद करते हो, बात एक ही है। तो विच माने हो कौन सा। और देखो जब ये दो तरह के डबल एस फैमिली वर्ड हो, एक तो होता है देखो जब डब्ल्यू एच आई सी एच विच माने कौन सा कौन सी, विच माने होता है कौन सा कौन सी। हाउ माने कैसा कैसी, नहीं हुज माने किसका किसकी, हुज माने किसका किसकी। हाउ मच हाउ मैनी, हाउ मच माने कितना कितनी, या हाउ मैनी माने भी हाउ मच या हाउ एम एन वाई। देखो हाउ मच होता है अनकाउंटेबल के लिए और हाउ मैनी होता है काउंटेबल के लिए, दोनों का मतलब होता है कितना कितनी। देखो एक तो इस तरीके का डबल एच फैमिली वर्ड हो क्वेश्चन वर्ड, यानी कि डबल एच फैमिली तो ही शुरू हो रही है हाउ और हाउ भी, विच कौन सा है नहीं डबल एच आई सी एच, हुज माने किसका किसकी। एक तो इस प्रकार के डबल एच फैमिली वर्ड हो, एक होते हैं ये अपने सिंगल, ये तो है ही वाट माने क्या, वाई माने क्यों, ये तो पढ़ाई दिए। एक इस प्रकार के भी डबल एच फैमिली वर्ड होते हैं इस प्रकार के। जब इस प्रकार के डबल एच फैमिली वर्ड लगते हैं तो उनके साथ जो बाद में यो दे दिया जाना है यो सब्जेक्ट भी उसी के साथ ही जोड़ दिया जाता है, यानी कि कौन सा धारावाहिक, तो ये कौन सा धारावाहिक एक साथ लिखा जाएगा। यानी कि इस प्रकार के जब डबल एच फैमिली लगे ना कौन सा कौन सी किसका किसकी कितना कितनी, तो उनके बाद जो भी लिखा रहेगा ना वहाँ पे, जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा रहेगा वो एक साथ लिखा जाएगा कौन सा धारावाहिक। और ये अलग प्रकार के हैं वाट वाही, वाट माने क्या वाही माने क्यों, ये तो
ये भी डबल एस फैमिली वर्ड है, नहीं क्वेश्चन वर्ड है ये भी। और जब इस प्रकार के वर्ड लगेंगे कौन सा कौन सी किसका किसकी कितना कितनी, तो इसके बाद जो भी नाउन पर नाउन आएगा यानी कि हम तो वो इसके साथ तुरंत लिख दिया जाएगा इस डबल एस फैमिली वर्ड के साथ ही। जैसे यहाँ पे देखो कौन सा धारावाहिक, तो विच माने कौन सा, सीरियल माने धारावाहिक, तो कौन सा सीरियल। अगर मैं बोल दूं आपको कौन सा, आपको टेलीविजन, आपको कौन सी कार पसंद है कौन सी, तो विच कार लिखेंगे एक साथ, यानी कि कौन सा कौन सी के साथ या किसका किसी कितना कितने के साथ एकदम जो नाउन आएगा बाद में, जैसे अभी बना के दिखाऊंगा देखो। ये तो एक साथ लिखेंगे विच धारावाहिक का मतलब विच सीरियल माने कौन सा सीरियल। तो डबल एस फैमिली जब एक साथ लिख दिया जा, तो फिर डबल एस फैमिली तो होगा ये डबल एस फैमिली ही मान लिया जा, फिर लगेगा उसके बाद में डू या डज, तो डज। डज के बाद में डू डज के बाद में देखो फिर सब्जेक्ट, और जौन सभी सब्जेक्ट है इसमें आपके बारे में बातें हो रही है, आप पसंद करते हो नहीं। डज यू, सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो नोट लिखो, नहीं है तो मैन वर्ब लिखो, पसंद करना लाइक। अब इससे बाद में भी कुछ बच रहा हो तो टेलीविजन में, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो इधर को चलो इन टेलीविजन। क्वेश्चन मार्क। अब देखो कौन सा कौन सी किसका किसकी, ये वाले जो क्वेश्चन वर्ड हो ना इनके बाद जोन सा भी नाउन आ रहा हो उसे तुरंत लिख लिया जाए। जैसे मैं एक सेंटेंस बना कर दिखा रहा है यहाँ पे। आपको कौन सी कार पसंद है, या आप कौन सी कार पसंद करते हो, बात एक ही है। तो देखो जो ये कौन सा कौन सी, यानी कि ये वाले डबल एस फैमिली वर्ड आए ना अपने, ये कौन सा कौन सी किसका किसकी कितना कितनी, इनके बाद जो नाउन प्रोनाउन है ना कौन सा कौन सी कार, ये एक साथ लिखा जाएगा। जैसे कौन सा धारावाही, तो कौन सा धारावाही एक साथ लिखा विद सीरियल। जैसे यहाँ कौन सी कार, तो एक साथ लिखा जाए इन डबल एस फैमिली वर्ड के साथ जो भी बाद में नाउन प्रोनाउन आए, कार, सीरियल, कौन सी कार, किसका कितना, पानी, ये सारे एक साथ। इनके कौन सा कौन सी किसका किसकी कितना कितनी, जो इनके बाद नाउन आएगा वो एक साथ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे विच कार, विच माने कौन सी, कार माने कार। फिर तो विच कार का सिंगुलर है, कार सिंगुलर है तो डज लगाओ। डज के बाद फिर सब्जेक्ट है, आपके बारे में बातें हुई तो यू, नोट हो तो लिखो इसमें है नहीं, फिर वर्ब है मैन वर्ब पसंद करना तो लाइक, और क्वेश्चन वर्ड। तो अब आप जान गए होंगे, देखो यहाँ पे दो प्रकार के डबल एस फैमिली वर्ड है नहीं, क्वेश्चन वर्ड हमारे पास। एक तो कौन सा कौन सी किसका किसकी कितना कितनी, अगर ये वाले क्वेश्चन वर्ड लग रहे हो वहाँ पे, अगर ये वाले लग रहे हो तो इनके बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा जैसे यहाँ पे अर्थ है वो तुरंत लिखना पड़ा इसी के साथ, विच कार, विच सीरियल। एक दूसरे प्रकार के है क्या क्यों, अगर ये लग रहे हो जैसे क्यों, तो इसके साथ तो बस पहले डबल एस फैमिली ही लिख दिया था वहाँ पे ऐसे, वाई फिर डज लगा दिया ऐसे, यानी कि इनके साथ नहीं लिखते, इनके साथ तो बस ये इनके बाद में है ही नहीं, देखो कार वार कुछ, यानी कि इस प्रकार के डबल एस फैमिली वर्ड के बाद में ही पाएगा वो। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।